दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 9/9/2022 का शिफ्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन कहता है यदि 8 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या इतना 9 से विभाज्य है तो इसका मान ज्ञात करो। अभी तक ये एक ही आता था कि सिर्फ 88 से डिविजिबल है x और y इस टाइप से। इसने डबल कोडेड क्वेश्चन बना दिया। ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। देखो जब यहां 88 देख रहे हो यानी ये संख्या 8 से डिविजिबल होना चाहिए और 11 से। याद रहे इसका HCF 1 होना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में अगर आ गया 4 और 22 नहीं 8 और 11, क्योंकि HCF 1 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। पेशेंस, y का मान अगर मैंने 0 रखा तो 90/24 यानी 904 कहीं ना कहीं 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी y का मान 0 सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद जो भी y के मान आएंगे तो आप अच्छे से जानते हो क्या 4 के अंतर में आएगा, यानी 4 भी आएगा और 8 भी आएगा। ये 4 के अंतर में 0 4 8 आप चेक कर लो। अगर मैंने 4 रख दिया तो 92 फिर 24, 8 रख दिया तो 96 और 24। लेकिन यहां पर इसने एक बात बोला है, अधिकतम संभावित मान यानी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में चर्चा की है। तो इसमें y का जो मैक्सिमम मान है वो क्या है, 8 है। तो हम y का मान 8 लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अब ये चीज हमने रख दी 3x ऐसे 5 4 7 9 और y का मान 8 4। अब यहां पर प्यारे दोस्तों 11 की डिविजिबिलिटी भी लगनी है तभी तो x निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द इवन प्लेसेस कर लो। 9 4 13 13 4 17 यानी x + 17 आ गया, माइनस 5 3 8 8 7 15 15 8 23 और ये वैल्यू अब 11 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी x - 6/11। तो ये तभी होगा जब x का मान 6 होगा, क्योंकि 0/11 11 से डिविजिबल। तो हमें y 8 मिल गया और x हमको 6 मिल गया। ये कंडीशन तो यहां से लगी। अभी और देखो, अब यहां आए कह रहा 9 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल है, एक चीज याद रखना कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू अगर मान लो 9 से डिविजिबल है और ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए तो फिर z = 0 रखना, तब मैक्सिमम मिलेगा। और अगर z = 9 रख दोगे तो मिनिमम मिल जाएगा। ये माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि ये जितना ज्यादा हो जाए और ये जितना कम हो जाए तभी अधिकतम मान आएगा। फिलहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। अब देखो 9 से तो 5 4 9 9 चला गया, ये 4 3 1 4 4 4 यानी 4 4 8 हो गया, यानी z का मान 1 होगा। z का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी आप अच्छे से जानते हैं। सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब हमें x y z सब मिल गया, तो x का मान 6 तो 6 18 हो गया, y का मान 8 8 दूनी 16 हो गया और z का मान 1 तो -1 हो गया। जैसा आप देख रहे हो 33 इज द राइट आंसर। एक प्यारा सुंदर क्वेश्चन। जी हां, अभी ये सिंगल पूछा जाता था, आज ये डबल पूछ दिया गया। ग्रुप डी का क्वेश्चन देख लो दया, ठीक है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है x एक न्यून कोण है और इसका मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया। सेम क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में प्यारे दोस्तों आया हुआ है, ठीक है, समझना। यहां लिखा है 7 sin² x 3 cos² x। तो देखो यहां पर इसको ब्रेक कर लो।
क्या ब्रेक करोगे, 7 ऐसे माइनस का 7 कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें तो क्या कोई तकलीफ, क्योंकि 7 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है। मेरे शब्दों को सुना करो जितना अच्छे सुनोगे। और 3 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 4 के। देखा ये जाए प्यारे दोस्तों, 7 में से 4 घटा दोगे तो इधर 3 आया, इधर 7 ये 3 तो मतलब 7 माइनस का 3 तो 4 होगा, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स होगा। 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स के तो एक्स बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। अब कुछ को ये समझ में नहीं आया तो स्टेप लिख देते हैं सजा के। 3/4 बराबर कॉस स्क्वायर एक्स के, तो कॉस एक्स क्या होगा, √3/2 होगा, और ये x बराबर 30 डिग्री पे होता है। क्या किसी को इतने में डाउट नहीं? तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा अब आ जाओ, हमसे कह रहा मान बता दो मेरे भाई। तो यहां पर अगर मैंने 30 डिग्री पुट किया तो cot 30 की वैल्यू √3 होती है और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये 4/√3 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 4/√3 आएगा। समझ गए? चलिए बहुत अच्छे। पुष्पराज मेरे भाई, डॉली जी हो गए, नीतीश जी आपका मैसेज पढ़ लिया मैंने, ठीक है, सूर्यांश जी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिया गया ग्राफ दो परिवार F1 और F2 द्वारा दिए गए व्यय का विवरण प्रदर्शन करता है या विवरण प्रदान करता है। परिवार F1 द्वारा किया गया और खरीदारी के लिए औसत प्रतिशत व्यय कितना है। कुछ नहीं करना, देखो इसने कहा परिवार F1 आपको दिखना चाहिए, F1 ये वाला कलर है, और उसमें ग्रोसरी के बारे में बात किया, ग्रोसरी ये है। अब F1 में ये कितना है, 20%, कितना है 20%, और खरीदारी यानी शॉपिंग में देखा जाए तो वो 10% है। और मेरे दोस्त इनके योग का औसत चाहिए 20 10 30/2 यानी 15% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो 15% होगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन सेम पैटर्न का अभी यूपी कांस्टेबल हुआ था तो वहां पर भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन मिला था। पेशेंस से करेंगे। कहता है एक दुकानदार एक बैटरी को 30% के लाभ पर इतने पे बेचता है। हम अच्छे से जानते हैं कि सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। अगर 30% लाभ है तो 130% का मान 650 होगा। भाई 30% अगर लाभ है तो 130% का मान क्या होगा, 650 होगा, यानी जस्ट इसका 5 गुना होगा। तो इसका 5 गुना 500 हमारा प्रिंसिपल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दूसरी बैटरी को 5% हानि पर बेचते हैं। सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। अगर 5% हानि पर बेच रहे हो तो 95% में बेचोगे, और यही 95% का मतलब 950 हो जाएगा, 950 हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों 95% 950 यानी इस वैल्यू का जस्ट 10 गुना। सिमिलरली इसका भी 10 गुना यानी 1000 हो जाएगा। अब आगे हमसे कहता है उसका समग्र लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, आपको बस ध्यान देना है। पहली वस्तु का सीपी 500, दूसरी वस्तु का सीपी 1000 यानी 1500 सीपी हो गया दोनों का। पहली वस्तु का एसपी 650, दूसरे का 950 यानी 1600 सेलिंग प्राइस हो गया। 1500 और 1600 हो गया। बस अब इसके जीरो काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो गए
15 की चीज 16 में, तो अंतर कितना आया, 1 आया। और सीपी पे देखोगे तो 1/15 गुणे 100, यानी 6 सही 2/3% आंसर आ जाएगा। सब कुछ समझ में आ गया होगा भाई, कैलकुलेशन तो आप देख ही रहे हो। अब उसमें क्या बताएं, ऐसे कटता है, ऐसे कटता है। अब यहां काटन को चाहिए, तो अगर हम देखें 5 से ये 20 बार में गया, 5 से ये 3 बार में गया, तो 20/3, जिसको 6 सही 2/3% कहते हैं। किसी को कोई आपत्ति इस क्वेश्चन में? चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे प्यारे दोस्तों। एक गांव की जनसंख्या 10% की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले इतना था, तो अब कितना? एक तरीके से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। बेसिक से ही समझ लो। देखो 10% पर एनम वृद्धि होती है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज 11 हो जाती है। ये प्रिंसिपल और एक तरीके से ये अमाउंट। अगर 2 साल है तो स्क्वायर कर दो। और हमसे कह रहा है क्या, यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो ये पहले, यानी समझ गए ना, 100 बराबर 10,000 के, यानी 100 गुना। तो इसकी वर्तमान में कितनी, तो वर्तमान में ये 1:1 और 100 का गुणा कर दो, 12,100 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं, ये क्वेश्चन लोगों से ओरल बन जाएगा। समझ गए? चलिए कुमार मुकेश मेरे भाई, अब ये आया प्यारा क्वेश्चन। देखो आजकल क्या है कि बच्चा अच्छे क्वेश्चन बनाना ही नहीं चाहता। ये है प्यारा क्वेश्चन। देखो बहुत से लोग आपको इसके शॉर्टकट भी बता सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये क्वेश्चन लेटेस्ट में भी किसी एग्जाम में आया हुआ है, या तो यूपी कांस्टेबल में और या एसएससी सीजीएल में, इसी पैटर्न का। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों इसको हम बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे, तभी ये जल्दी बनेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुना और तन्वी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। अब आप खुद बताओ, दोनों का देखो यहां पर क्या कह रहा है, इसकी आयु का 2 गुना और इसकी आयु का। तो अब हमें क्या है कि हमने माना मानवी की आयु m है और तन्वी की आयु t है। कोई दिक्कत? भाई मानवी की आयु m, तन्वी की आयु t, जो बोलेगा हम कर लेंगे। तो उसने बोला है कि मानवी की आयु का 2 गुना तन्वी की आयु के का योग 35 वर्ष है, तो ये इक्वेशन बन गई। समझ गए? यहां तक कोई तकलीफ? भाई जो बोल रहा मैं वही लिख रहा हूं। अच्छा आगे बढ़ेंगे। कहता है तन्वी के पिता की आयु वर्तमान में तन्वी की आयु की तिगुनी है, यानी तन्वी के साथ तन्वी के पापा जी भी आ गए, और तन्वी की आयु की तिगुनी है। तो अगर तन्वी t वर्ष की है तो पापा जी 3t के हो जाएंगे। तन्वी पापा, p मतलब पापा, समझ गए? कोई दिक्कत? फादर नहीं लिख रहे हैं, f नहीं लगा रहे, समझ गए? भाई जो बोला वही कर दिया हमने। फिर कहता है मानवी के भाई की वर्तमान आयु, मानवी की आयु के 6 आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो मानवी का ब्रदर आ गया, यानी भाई, बी लिख दे रहे हैं। मानवी की आयु से 6 वर्ष बड़ा है, तो m+6 लिख दिया। अब आगे पढ़ते हैं, कंडीशन देख रहे थे। कह रहा तन्वी के पिता और मानवी के भाई की वर्तमान आयु 56, यानी मोदी जी, यानी इसकी और इसकी आयु का योग 56 वर्ष है। तो आप देखो 56 के बराबर हो गया, सीधी सी बात, 3t m+6 बराबर 56। तो ये हम कह सकते हैं कि m+3t बराबर 50। सर ये कैसे? चलो कुन्ने में लिख लो, m+6 + 3t बराबर 56 के 6 उत्थे गया 50, ऐसे आया m+3t। देखो पूरा बना दिया ना,
अब फिर आगे पढ़े, कह रहा मानवी और तन्वी की वर्तमान आयु का योग यानी m+t चाहिए। देख रहे हो, अब इसको हम लोग, ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व कर लो। यहां इस वाले में 2 का ही गुणा कर लो और ऐसे करके घटा दो, तो मानवी निपट गई। 6 में से 1 गया, 5t आ गया। 100 में से 35 गया तो 65 आ गया, यानी मानवी 13 साल की है। 13 पचे 65। अब तन्वी की आयु निकाल लो, यहां रख दो। 13 दूनी 26 प्लस t बराबर 35 के, तो तन्वी आ जाएगी 9 साल की। हमसे कह रहा है दोनों की आयु का योग कितना है। 1 सेकंड, क्या कोई गड़बड़ हुआ? पेशेंस पेशेंस, यहां तन्वी निकला था ना, यहां गलती कर दी। t बराबर 13, तो यहां t बराबर 13 रखोगे तो 2 गुना मानवी प्लस 13 बराबर 35 के। 35 में 13 जाएगा मेरे भाई, 22 आएगा और m बराबर 11 आ जाएगा, यानी मानवी 11 वर्ष की, तन्वी 13 वर्ष की, दोनों की आयु 24 हो जाएगी। 11 और 13 24 होता है। 24 इज द राइट आंसर। ईमानदारी से सभी लोग कमेंट करके बताना। देखो मैं आगे तभी बढ़ूंगा, इससे पहले ये क्वेश्चन क्या आपने लगाया था? ईमानदारी से बताओ, ठीक है भाई। ग्रुप डी के सेट क्यों मैं कह रहा हूं अच्छे हैं, वो इसीलिए अच्छे हैं प्यारे दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे। अब भाई हम लोग तो क्या पढ़ते हैं, देखो आपको बता दें, एजेस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, रेशियो वाला फंडा, कि 6 साल पहले उसकी दुगनी हो जाएगी, 5 साल बाद इतनी हो जाएगी। बताओ, 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते थे रेशियो में, बिना इक्वेशन के सॉल्व कर लेते थे। अब हिंद देख रहे हो, हिंद 4 लोग हैं, मानवी, मानवी के पापा, मानवी का भाई, तन्वी, तन्वी के पापा, दोनों में कंडीशन। अब बताओ मैं बिना एक तरीके से एक्स वाई लिए कैसे कर दूं? पेपर के टाइम के बारे में बात कर रहा हूं, कुछ बदलाव हो जाएगा तो और खेला हो जाएगा। हाँ, अब सोल्यूशन मालूम होने के बाद तो हम कलाएं दुनिया भर की दिखाने में सामर्थ होता है सभी के अंदर। क्लियर? एक बार और समझा दीजिए। चलो देखो, क्वेश्चन को पढ़ने की स्किल डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन को बिना देखे यहीं से समझा दे रहा हूं। हमें कहा गया कि मानवी की आयु का 2 गुना तन्वी के आयु के योग 35 वर्ष है, तो हमने माना मानवी की आयु m है, तन्वी की आयु t है। मानवी की आयु का 2 गुना यानी 2m प्लस t बराबर 35 के। फिर कह रहा है कि तन्वी के पिता, तो तन्वी थी, तन्वी के पिता की आयु मानवी की, तन्वी के पिता की आयु तन्वी की 3 गुनी। अगर तन्वी t वर्ष की है तो पापा 3t के हो जाएंगे। फिर कह रहा मानवी के भाई की वर्तमान आयु, मानवी की आयु के 6 वर्ष अधिक है तो m+6। फिर कहता है मानवी के भाई और तन्वी के पापा की आयु मोदी जी 56 है, तो यहां से m+3t बराबर 50 निकाल लिया। अब 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल को सॉल्व कर लिया, t बराबर 13, m बराबर 11, मुद्दा खत्म। ठीक है, पढ़ने से होगा, हम आपको साफ बताएं। यह कहता है एक दिन 2 kg सेब, 2 kg अंगूर का मूल 160 है, तो हमने सेब को x मान लिया और अंगूर को y मान लिया। तो x रुपए का सेब है, अंगूर y रुपए का, तो 2x + 2y बराबर 160। कह रहा है 1 महीने बाद 4 kg सेब यानी 4x कर लो, 3 kg अंगूर का मूल 300 रुपए। अब देखो यहां पर एक बात उसने बोली है, यह मानते हुए कि महीने के दौरान मूल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सर ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे, वरना तो फिर हम रीजनिंग लगाएंगे कि 1 महीने पहले कुछ प्राइस होगा, अब कुछ होगा। समझ गए ना? अब इसको सॉल्व कर लो। कह रहा सेब का मूल क्या होगा, x का मान चाहिए, y को निपटा दो। हाँ, अब इसमें कोई मेहनत नहीं है, y को निपटाना है तो यहां 3 का गुणा कर लो, इन 2 का कर लो और i से करके घटा दो,
तो y निपट गया। 8 में से 6 गया तो 2x आया, 600 में से 480 गया तो 120 आया, x बराबर 60 आ जाएगा। तो सेब 60 रुपया किलो, 60 रुपया किलो सेब हो जाएगा। क्या किसी को कोई आपत्ति? नहीं, ऐसे ही करो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो सबसे बेहतर आया इस पैटर्न का वो CHSL में भी आया है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी। उसके सेट तो जरूर देखो ही देखो। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल है, आप ऐसे ही सीख लो, सोचना ही नहीं। कह रहा है भैया एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करता है, खरीदने पर भी 30% लाभ उठा रहा है और बेचने पे भी 30% लाभ उठा रहा है। मतलब हम सामान लेने गए तो पहले वहां 30% कमाया और हम बेच रहे हैं तो फिर 30%। तो आप सिंपल वे में कर लो ये वाला फंडा कि x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 ये लगा लो। बाकी इसका करने का तरीका दूसरा होता है, 30 प्लस 30 दोनों का गुणा 900 बटा 100, 900 बटा 100 तो 9 आ जाएगा। 69% का लाभ हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। एक बच्चा लिखता न्यू हूं, कहां से वीडियो देखना चालू करें? न्यू है तो यूथ 2024 पढ़ो, बाकी इन सेटों से प्रैक्टिस किया जाता है। ये प्रैक्टिस क्लासेस है, ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, इसकी आधार की त्रिज्या इतनी है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये सॉल्व करने से ही निकलेगा। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप अच्छे जानते हो कि 2 पाई RH होता है, जो कि 1848 दिया गया है। 2 ऐसे पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 19.6, हाइट हमको h। अब इसे काट पीट डालो और आंसर निकाल लो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड से काट रहे हो। जैसे 11 से ये 2 बार में गया, 11 से 1, फिर 74, 66, 168 चला गया। 7 से ये काट दो, 7 दूनी 14 और 14 फिर 56, 8 7 56, 2.8 दशमलव हटाओ नीचे 10 ले आओ, ठीक है। अट्ठाईस से ये 6 बार में जा रहा है, अड़छंग 48, 12 6 ये चला गया। 2 से ये 3 बार में जा रहा है, 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 3 बार में, 5 त्याए 15। अब कह दो खिचड़ी पक गई, तो ये कैलकुलेशन तो आपको स्वयं करनी है। 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 15 आएगा और किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होना चाहिए। चलिए 9 के बाद 10 नंबर। अभी पढ़ाई पर फोकस करो सभी लोग। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई ट्रेडिशनल है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हाई फाई कर दी है, ठीक है। मतलब ये आपको अधिकतर जगह मिलेगा, लेकिन इसके शब्द और कैलकुलेशन मुद्दे पैदा कर रहे हैं। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कहता है सुधा का व्यय उसकी बचत का 125% अधिक है। यानी आप मोटा मोटा समझो, सुधा अगर 100 रुपए बचाती है, 100 रुपए सेविंग है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा यानी खर्चा वो 125% अधिक, यानी 225 उसका खर्चा होगा। चाहो तो यही रेशियो ले लो, 9:4 का रेशियो हो जाएगा। 9:4 पूरी कैलकुलेशन देखना, ठीक है। यानी हम यहां सीधे ये चीज लिख सकते थे कि 9:4, वो भी यहां से भी बना सकते हैं। 125% का मतलब 5/4 होता है। 4 उसकी सेविंग और इतना अधिक है, तो ये जुड़ के यहां आ जाएगा। अब एक चीज देखो, इनकम क्या होता है? इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को ही इनकम कहते हैं। 9 4 13 ये इनकम हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, उसके व्यय में 6% की कमी हो गई, तो 6% की कमी कहां होगी? एक्सपेंडिचर में होगी।
9 में 6% कम कर दोगे, 9 में 6% कम, तो 9 को 54 यानी 0.54 कम करोगे तो 46 आ जाएगा। तो उसका एक्सपेंडिचर 8.46। फिर कह रहा है उसकी बचत में 26.5% की वृद्धि हो गई। तो पहले बचत 4 थी, अब इसमें वृद्धि हो रही है 26.5 की, तो 126.5%, क्योंकि अपने आप में जोड़ देते हैं, 100 में जोड़ देते हैं। तो अब कर लो, 5 चौका 20, 2 हासिल, 24 2 26, 2 हासिल, 48 2 50 परसेंटेज, तो एक डिजिट है तो यहां लग जाएगा, यानी 5.06। देख रहे हो दया? अब हमसे कह रहा है उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई है, तो अब इसको जोड़ लोगे, 8 5 13.52, यानी पहले 13 रुपए सैलरी थी, आज 13 रुपए 52 पैसे, 4% की वृद्धि हो गई, क्योंकि 13 चुक्कू 52, तभी 52 एक्स्ट्रा हो रहा है। वरना ऐसा कर लो, दोनों का अंतर 0.52 बटा 13 गुणे 100, तो भी 4% आ जाएगा। है ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन? ईमानदारी से बताओ, आप 100 भी करके भी करोगे तो भी ये इतना ही पहुंच जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए ही तो हमें पढ़ना है राजेंद्र यादव मेरे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताता हूं। देखो, पहले बात को सुनना मेरे भाई, मैं क्यों कह रहा हूं कि ग्रुप डी के सेट लगाओ। इसके जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो बड़े इजी हैं। 100 रुपया पे इतना कर लो, इतना कर लो, तुरंत हो जाता है, बच्चा खुश है, इसने प्यारा बना दिया। सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। अब 125% का मतलब होता है 5/4, तो बचत 4 और 5 और जोड़ दो तो 9 इसका खर्चा हो गया। तो इनकम 9 4 13 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा यदि उसके व्यय में 6% कमी हो जाए तो 9 का 6% निकाल के घटा दो, तो उसका जो खर्चा हुआ अब 8.46, और कह रहा सेविंग में 26.5 बढ़ गया। या तो 4 का 26.5 निकाल के इसमें जोड़ दो, या सीधे 4 का 126.5 कर लो, तो हमने वही कर लिया। अब इन दोनों का योग ही उसकी इनकम कहलाएगी, 13.52। खेल गए, समझ गए? तो मेरे दोस्त सीखना होगा, और आप कुछ भी करोगे इसकी कैलकुलेशन ऐसी ही जाएगी। आप कुछ भी कर लो, आप अगर 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए भी करके देखोगे तो वो भी ऐसी ही वैल्यू पे जाएगी। ठीक है, टफ नहीं है, आसान है। यहां कहता है पी क्यू आर में यदि एंगल इतना है तो क्यू का मान हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। 13 5 18, 18 बराबर 180 डिग्री के, यानी 1 बराबर 10 के, तो 7 बराबर 70, क्योंकि हमसे क्यू का ही मान पूछ रहा है। 70 डिग्री आंसर। फर्जी क्वेश्चन। अब देखो यही चीज हमें सीखना है पेपर में कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कौन सा छोड़ दें। जैसे ये क्वेश्चन आया, आपको लग रहा है कि इसमें 2-4 कंडीशन है, तो इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे और ये सस्ते वाले निपटा देंगे, नंबर तो दोनों में मिलने हैं ना। किन्हीं दो भिन्न आभास संख्याओं का है तो एचसीएफ क्या होगा? ऑलवेज 1। देखो कोई भी भिन्न है, जैसे आभास संख्या ही बोल दी तो 2,3, तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ऑलवेज। को प्राइम बोले चाहे ना बोले, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू डिफरेंट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तभी तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऑलवेज 1 होता है। अब देखो ये क्वेश्चन भी प्यारा सा आ गया। अब सुनना मेरी बात को, इसीलिए मैं बोलता हूं। देखो एक चीज समझो, हम लोग एसएससी लगा रहे थे, ठीक है, रेलवे के अलग अलग सेट लगा रहे थे। उन जब एवरेज स्पीड बोलता है, कौनों की स्पीड 20 है, कौनों की 30 है, कह रहा भैया औसत स्पीड बता दो। हिन कह रहा है 26 सही, 1/4 लो, दूसरी स्पीड बढ़ा दो, ओके बाद आंसर निकाल दो। यानी सारा खेल है वैल्यू का और कुछ भी नहीं। तरीका यही लगेगा, आप सिंपल वे में लगाइए कि एवरेज स्पीड, अगर 2 की स्पीड गिवन है तो फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई ही लगाइए।
ठीक है, अभी तक मार्केट में 20-30 चलता था, अब इसने 10 लिया हमको, समझो। कह रहा एक व्यक्ति ए से बी तक 56 से ही 1/4% की चाल से यात्रा करता है। तो 6 को 24 और एक 25 ऐसे हो गया, 2 हासिल 20 2 22, 225/4 पहले व्यक्ति की स्पीड है, जिसको हम x बोल दे रहे हैं। देख लो, कुछ नहीं किया है मैंने, इसको सॉल्व किया है, देख लो। और अपनी चाल को अपनी पिछली चाल से इतना बढ़ा देता है, उसी मार्ग पर ए पर लौटता है, यानी दूसरी चाल क्या होगी पहले उसको समझो। कह रहा है प्रभु 33 से ही 1/3% बढ़ा दिया, उसका मतलब होता है 1/3, यानी पहले स्पीड उसकी 3 थी, अब नई स्पीड 4 कर दी है। 3 बराबर दिस वन, तो 1 बराबर 75/4 के, तो 4 बराबर 75 चौका 300/4। चाहो तो इसको 75 ही लिख सकते हो। समझ गए? बोलो हां। अब क्वेश्चन सॉल्व करो। दो ऐसे, पहली की स्पीड लिखी है 225/4, दूसरे की अगर मैंने 75 लिख दी तो ऐसे ही लिख देंगे। नीचे आए 225/4 और प्लस 75। अब यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन से बचा जाए, भाई 75 यहां काटो तो 75 तीना होता है, ठीक है, 2 से ये 2 कट गया। अब ऊपर बचा 225/2, नीचे एलसीएम ले लो, 4 3 7, 4 3 7, 7/4, 2 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 2 बार में गया। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा और 7 से भाग, यानी 450/7, आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी हम भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइपिस्ट हो सकता है कि फ्रैक्शन में लिख ना पाया हो। 7 छंग 42, 6 ऐसे, 7 चौक 28, 64 से ही 2/7। तो इसका आंसर आपके सामने या तो 450/7 लिखा होगा, और या जो मैंने अभी लिखा है वो होगा 64 से ही 2/7। अब बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग बोलो, क्या क्वेश्चन अच्छा बनाने की कोशिश की गई है कि नहीं? ठीक है, एक बच्चा लिखता है एसएससी जेई नाम है, आरआरबी जेई का पेपर है। मेरे भाई, अब हर चीज के लिए अलग से वीडियो नहीं, आप शांति से यूथ 2024 पढ़ लो और पेपर दे लो जाके। समय कम, या जो पहले पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। अब पूरे साल तो पढ़ोगे नहीं, अंत में कह रहे हो 1 महीने में कैसे हम मैथ को अच्छा कर लें, तो कोई टॉनिक नहीं होता है मेरे भाई। अब यही क्वेश्चन है, सदाबहार जो वैल्यू पे आ रहा है वो 30 40 20 30 पे आ रहा है। आज ग्रुप डी में देखो क्या कर दिया उसने, वैल्यू ही डसने वाली दे दी। तो बच्चों के अंदर की जो क्षमता होती है ना, वो खत्म कर देता है वैल्यू ऐसी देकर। समझ गए? हाँ, क्योंकि बच्चों को 20-30 पे ही अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। वो कहता हम तुमको डसेंगे। आसान भी आते हैं, ऐसा नहीं है। कह रहा भैया इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी 0.17 के ऊपर ये रैकरिंग लग गया। रैकरिंग मतलब बार बार ये वैल्यू आएगी। समझ गए? अब यहां पर इसको और समझना है मेरे दोस्त, जितने पे बार लगे उतने 9 ऐसे, दशमलव के बाद 2 डिजिट तो 1 0 लगा लो, क्योंकि नीचे 2 बनेगा। सारे सिंबल हटा दो और वो घटाओ जेमा बार ना हो, यानी 16/90, और जिसे हम लोग 8/45 कहते हैं। 8/45 कहते हैं। हम तो रेलवे वालों से कहते हैं भगवान से दुआ मनाओ कि 2022 ग्रुप डी का क्वेश्चन आए ना पेपर में। ठीक है, समझे नहीं? दुआ मनाओ। कह रहा माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का अनुभाविक संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। माध्य इतना, बहुलक इतना। ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा तभी ये बनेगा, और फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका का और -2 गुना माध्यिका। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका का और 2 गुना माध्य का,
अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बन जाएगा। मेरे दोस्त अब इस पे प्रकाश डालते हैं। देखो माध्य हमें 35 दिया गया तो 35 दूना 70 ऐसे हो गया। बहुलक 140 दिया गया तो ये ऐसे है, ठीक है। अब देखो ये 70 इधर आएगा 210 हो जाएगा और इस 3 से भाग दोगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा माध्य का, और वो भी 70 हो जाएगा। 7 या 21 यानी 70 इज द राइट आंसर। समझ गए? 15 का आंसर आपके सामने। वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 2 और दिस वन है। तो हम अच्छे से जानते हैं क्या, समझो ऐसे कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0 होता है, ये हम जानते हैं। नहीं जानते तो नवीन अंगणित का सेपरेट मैंने पढ़ाया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेना, बहुत बेसिक से बताया है और ग्रुप डी में हर जगह आया है। इन दोनों का योग तो एक्स स्क्वायर ऐसे, अब 2 में से आधा गया तो 3.5 यानी 3, मतलब 2 में से आधा गया 1.5 होता है तो 3/2x ऐसे। दोनों का गुणा करोगे तो -1 आएगा बराबर 0। तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो कहां मैच कर रहा। अच्छा एलसीएम लोगे तो यहां 2 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? 16 का सही आंसर आपके सामने। 16 के बाद 17 नंबर। जब किसी संख्या में इतने की वृद्धि होती है परिणाम इतना तो संख्या कितना। देखो मेरे भाई अभी तक आप चाहे सीजीएल का क्वेश्चन उठा लो, सीएचएसएल उठा लो या कहीं का उठा लो, वहां ऐसे बोलेगा कि भैया 20% वृद्धि हो गई, 15% हो गई। इन कह रहा है 47.5% वृद्धि हुई। अब तुम याद कर लो कौन सा फ्रैक्शन याद करोगे। क्वेश्चन में दम नहीं है पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कहेगा कौन सा तुम फ्रैक्शन, भाई हम लोग कैसे याद करते हैं 12.5%, 1/8, समझे। 16 से ही 2/3%, 1/6, कह रहा 47.5%। अब करो याद। चलो करते हैं। देखो मेरे दोस्त 7 दूनी 14 1 15 ऐसे, 8 1 9, 95/2, इसका मतलब डायरेक्ट यही होता है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब 1/100 कर लो, ठीक है। वो चाहता है कि चुपचाप कैलकुलेट करो। 5 से ये 19 बार में गया, 5 से ये 20 बार में गया, यानी एक्चुअल संख्या हो जाएगी 40 यूनिट। 20 दूना 40 यूनिट हो जाएगी और उस 40 यूनिट में 19 यूनिट बढ़ जाएगा यानी 59 यूनिट हो जाएगा। यही 59 590 के बराबर यानी 10 गुना। तो 40 इसका 10 गुना 400। क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, बस ये सब बनाना, समझ रहे ना। नहीं है, ग्रुप डी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए 17 के बाद 18 नंबर सदाबहार क्वेश्चन, ठीक है। यूट्यूब में मैंने डाल रखा है नवीन अंगणित का ज्योमेट्री, जिसमें लाइन एंड एंगल चैप्टर है, शायद सेम क्वेश्चन वहां पर भी मिल जाएगा। कह रहा दी गई आकृति में रेखा ए बी और सी डी रेखा एफ जी के समांतर है। सब कुछ वही है। कह रहा है ए बी सी डी, ए बी और सी डी एफ जी के समांतर यानी पैरेलल पैरेलल खेल रहा है। ई रेखा एफ जी पर स्थित एक बिंदु है, यह दिया गया है। ए बी ई 110 डिग्री, ई सी डी 95 डिग्री और इतना, सब फर्जीवाड़ा। अब समझो मैं दोस्त, इस लाइन को ऐसे करके बढ़ा दो और इस लाइन को ऐसे करके बढ़ा दो। अब आपने पढ़ा होगा जब ये दोनों पैरेलल हैं तो जो ये एंगल है वही एंगल यहां हो जाएगा ना। तो कहना नहीं, सभी जानते, मेरा दिल तुरंत टूटता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का सम, मतलब ये कंप्लीट एंगल बोलते हैं, इसका सम 180 होता है। 110 तो ये 70 हो गया। ये 95 तो क्या जोड़े कि ये बन जाए, तो कहोगे सर 85 जोड़ दो।
तो किसी भी त्रिभुज के दो एंगल मालूम चल गया तो तीसरा तो मालूम चल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, ये 85 ये 70, यानी दोनों का योग 155। और मेरे दोस्त 25 डिग्री आंसर, यानी x का मान 25 डिग्री आएगा। अगर इस चीज को आपको बेसिक से सीखना है, नवीन अंगणित RS अग्रवाल का यूट्यूब में प्रॉपर पढ़ाया हुआ है, तो ज्यादा नहीं, उसमें 40-50 क्वेश्चन होंगे, सीख लोगे आप। लाइन एंड एंगल करके चैप्टर का नाम है। ये क्वेश्चन DI देख लो, कहता है तालिका दिए गए वर्षों के दौरान किसी बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा बेची गई नई जीवन बीमा पॉलिसी की कुल संख्या को दर्शाता है। इन सभी वर्षों में कुल मिलाकर किन दो शाखाओं ने सबसे कम जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री की। अब ये शाखाएं हैं मेरे भाई, और इनमें क्या है, अब हमें सबको डेटा जोड़ना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। और बिक्री सबसे कम, तो यहां देखो नाम क्या, ABCDEF तक, यानी GH वाले नहीं जोड़ना है, बाकी सबको जोड़ना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। तो सर अंधी बता दो, कैसे बता दे अंधी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि दो का मैटर है। 6 4 10 4 14 4 18 18 3 21 2 हासिल 7 2 9 9 10 9 और 10 9 10 कितना होता है 19 19 और 8 27 271 हुआ। 5 5 10 15 15 और 10 25 2 हासिल हुआ। 4 2 6 7 8 8 6 14 14 2 16 5 21 हुआ। बाकी भूल चुक लेनी देनी। 6 4 10 6 16 4 20 4 24 2 हासिल हुआ। 7 3 10 2 12 12 10 12 10 22 5 27 हुआ। 8 8 10 18 18 18 5 23 23 6 28 2 हासिल। 6 4 10 4 14 15 16 17 18 और 2 20 208 हुआ। 6 2 8 मतलब 6 दूनी 12 12 4 16 17 18 हासिल 1 18 हासिल 1 9 दूनी 18 और 18 18 और 1 कितना होता है 19, ठीक है। 19 और 14 33 6 39। देख रहे हो मेरे दोस्त, आप लोग देख रहे हो। तो मेरे भाई ये जो जोड़ना है ना, जोड़ने वाला सिस्टम बड़ा कष्ट में है और चांसेस इसके बहुत गलत हो जाते हैं, समझ गए, ठीक है। फिलहाल अब तो कर ही रहे हैं, ठीक है। ई हो गया, एफ। और एक बार आप लोग भी क्रॉस जोड़ना मेरे भाई, ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक हो तो वो चेक हो जाएगा। 6 5 11 11 6 17 17 10 27 2 हासिल। 7 2 9 9 4 9 4 13 13 5 7 2 7 4 11 तो 13 13 5 18 18 और 7 25। बाकी भूल चुक लेनी देनी। पहले सभी लोग इसको क्रॉस चेक कर लो, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखो ये आप लोग क्रॉस चेक करो अभी का अभी, ठीक है। अब यहां कह रहा है ब्रांच बी और डी, बी और डी को अगर हम जोड़ते हैं तो ये वैल्यू हमारे सामने आ रहा है बी और डी का। ठीक है, अठारह और 11। मैं क्रॉस चेक खुद भी कर ले रहा हूं ना, इसलिए ये आया। ब्रांच बी और डी को जोड़ा तो हमारे सामने 215 और 209 को जोड़ोगे बी और डी के बारे में तो 424 आ गया। ये बी और डी का हो गया। अब
ब्रांच ए और ई को जोड़ो। अब जोड़ेंगे नहीं, अब ऑब्जर्वेशन लगाएंगे ए और ई को। यहां 271, 257, यहां 424 छोटा होता है तो यानी ये नहीं होगा। फिर सी और डी को देखो, सी और डी यानी ये दोनों को 274 और 209 इनको जोड़ोगे तो लगभग 500 के आसपास, ये 24 है, ये भी नहीं होगा। ई और एफ को देखो, ई और एफ को, ये 600 के ऊपर पहुंच गए, ये भी नहीं होगा। अगर इसमें जोड़ने में भी कहीं एक आध डिजिट का कोई अंतर हुआ हो तो भी आंसर एक है लाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने में कहीं पर भी मेरी बात को सुनना, एक दो कहीं मिसिंग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाया है और कर दिया है। समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल। तो ऐसे क्वेश्चन को पेपर में क्या करना है, पहले छोड़ना है, जब समय मिले तब अटेम्प्ट करना है, ये याद रखना मेरे दोस्त। ठीक है, अब ऐसा क्यों, एक्चुअल में क्या है कि आप इसको कॉपी में लिखकर नहीं करोगे, सामने होगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, अरे कंप्यूटर में ही तो होता है ऑनलाइन पेपर, डेस्कटॉप रखा होगा, उसी में ऐसे ऐसे करके, ऐसे जैसे मैं जोड़ रहा हूं बस वैसे ही बैठ के स्क्रीन पे जोड़ रहे होगे, तो 2-4 डिजिट इधर भी उधर हो जाती हैं। कहीं लिख रखा हो तो बातें अलग। देखो a + b 11, a - 3, अब ये देखो उसको छोड़ते ये क्वेश्चन बन गया। 11 3 14, उसका आधा 7 और a 7 तो b 4, 7 4 का अंतर लो हो गया। 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16, 9 6, समझ गए, लास्ट में 5 डिटो है, 5 6 65 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ये क्वेश्चन सरल है। देखो 12 से 12 गया तो निपटी गया, 5 6 डिवाइड बाय 2 तो 3 हो गया, यानी 2 आंसर हो गया। इसको देखो, ये क्वेश्चन उसने अच्छा बनाने की कोशिश की है नहीं। ठीक है, 2 स्टार दे रहा हूं, समझो। हाँ, बहुत से बच्चों से गलत होगा। 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को करने में 41 दिन लगते हैं, यानी 30 बंदे किसी काम को कर रहे हैं और उनके दिन डिसाइडेड है 41, 30 लोग। फिर कहता है 25 दिन बाद 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं, यानी 30 बंदों ने पहले 25 दिन काम किया, उसके बाद 6 पुरुष बढ़ गए यानी 36 पुरुष हो गए और कार्य नियोजित किए जाते हैं और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी डिसाइडेड था अपने पास 41 दिन का, 25 दिन काम कर लिया और एक दिन पहले, तो 41 में 1 कम करोगे 40, 40 में 25 कम करोगे, यानी ये काम 15 दिन तक हुआ है। इतने में कोई तकलीफ, पहले ओपन होके बोलो, समझो। 41 बंदे किसी काम को 30 दिन में, तो 41 गुणे 30 भी बोल सकते हो आप, लेकिन कहता है कि भाई 25 दिन तक काम किया, तो 30 बंदों ने जब 25 दिन तक काम किया उसके बाद कहता है कि 6 बंदे और आ गए तो 36 हो गए, एक दिन पहले काम निपटा दिया। जब एक दिन पहले तो टोटल 41 था, 1 कम कर दो तो अब 40 होगा, 25 यहां से निपटे तो बचे 15 दिन, किसी को डाउट नहीं होगा। आगे फिर एक कंडीशन झोंक दिया, कहता है यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए गए होते, मतलब 6 बंदे जो एक्स्ट्रा लाए गए हैं उन्हें नहीं लाया गया होता, तो इस कार्य के पूरे होने में कितने दिन लगेंगे? तो टोटल 30 बंदे काम कर रहे हैं, तो ये 30 बंदे कितने दिनों में करेंगे? तो x दिनों में करेंगे। अब सर शुरुआत में तो 41 दिन था, तो देखो यहां कंडीशन है, शुरुआत की वैल्यू के बाद से जो ये पहले हुआ तो वो तो ये ठीक है, उसके बाद इसने एक यदि करके कंडीशन कहा है कि जो 6 बंदे ला रहे हो ना आप, उनको मत लाओ। यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं होते तो इस कार्य के पूरे होने में कितने दिनों की देरी होती? तो अब हमें यहां से निकालना है, और देरी होती ना, देरी होती तो यहां पर जो ये x का मान है ना, जो ये x का मान है, पहले बात सुनो, या तो हम ये लिखें 41 + x,
41 प्लस x लिखे, क्योंकि 41 दिन तो लगाने ही लगाने, कुछ दिन और लग जाएंगे। तो x का मान निकाल लो, 41 से अंतर जो आएगा वो डिसाइड कर लेना। देखो 5 से ये 6 बार में गया, 5 से ये 3 बार में गया, 5 से ये 5 बार में गया। बोलो हां। देख रहे हो यहां 6 बार में जाएगा, 5 बार लिख दिया। ये 150 हो गया, ये 108 हो गया। 150 अभी और कट रहा है तो और काट लो, 1 मिनट को मैं सब कर रहा हूं, और काट लो। 3 ये 2 बार में गया और ये 2 बार में। 25 दूना 50 और 36 86 हो गया, बराबर 2x के, यानी x बराबर 43 डेज लगेंगे। पहले उसको लग रहे थे 41 दिन और अब 43 दिन, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये आंसर होगा। और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपने 2-4 साल बाद देखा हो कि पहले बंदे, क्योंकि ज्यादातर केस में सब्जी मसाला MDH वाला लगा के निकल लेते थे, इस बार कंडीशन दे दी गई है। समझ गए? अच्छा सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताओ ईमानदारी से, जो ग्रुप डी 2022 के सेट आप लोग लगा रहे हो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? ईमानदारी से बताओ। लग रहा है ना? कोई यूट्यूब में नहीं करा रहा है, भले मुझको आज बच्चा यूट्यूब में नहीं देख रहा है, पर जब पेपर आएगा ना ग्रुप डी का, तब ढूंढेगा कहां सॉल्यूशन है क्वेश्चनों का। ठीक है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। कह रहा 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 141 है, मध्य वाली संख्या ज्ञात करो। तो सीधी सी बात, एवरेज है 141/3 यानी 47। तो 47 इसका औसत होगा, एक इसके आगे एक पीछे, क्योंकि 3 क्रमागत संख्या बोली गई, 3 क्रमागत, लेकिन हमसे करा मध्य वाली, तो वही 47 ही होगा। मुद्दा खत्म। ABC किसी कार को 20, 24, 30 दिन में कर लेते हैं, A किसी कार को 20 दिन में, B 24 दिन में और C 30 दिन में। तो एलसीएम लोगे तो 120 आ जाएगा। 20 से भाग 6, 24 से 5 और 30 से भाग 4, ये इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता हो जाएगी। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? सस्ता क्वेश्चन। 6, 4, 10, 5, 15 से भाग दोगे, 8 दिन में कार्य निपट जाएगा। यदि एक गोले की त्रिज्या 5 तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। यहां रख दो 2500 का 100 पाई, आंसर हो जाएगा। देखो जो आसान है उसको स्पीड से बताता हूं। वैध द्विघात समीकरण ज्ञात को जिसका वास्तविक और समान मूल इतना है। तो देखो x बराबर 3/5 मूल है और बराबर तो दोनों मूल यही होंगे, तो 5 इधर आएगा तो 5x - 3 हो जाएगा। लेकिन मूल समान है तो अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट्स आर इक्वल, यानी b² = 4ac। दोनों बार 3/5 3/5, तो इसलिए 5x - 3 का होल स्क्वायर। इसको खोल दो, ये 25x² हो जाएगा। इधर प्लस का 9 लिख दो और इधर क्योंकि माइनस का 15 दूनी 30x हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। देख लो किसमें मैच है, किसी में नहीं है। बी इज द राइट आंसर। कह रहा भैया इसका मान देखो 4 दूना 8, 3 13, यानी 5 की पावर 13 और 5 की पावर 9, यही तो आ रहा है। 4 दूना 8, 8 3 11 होता है, नसेबाजी। देख लो, और इसका अंतर 5 का स्क्वायर यानी 25 आंसर आ जाएगा। 25 इज द राइट आंसर। क्लियर है? सभी मुस्कुराना और बोलना हां कि सर क्लियर है।